अपने पलायन से, अपने रोजगार से दूसरे शहरों भटकेगा। पिछले कुछ सालों में जो घटनाएँ हैं, कुछ महीनों की बात कर लें, क्या आने वाले समय में हम इस पे भी देखेंगे कि अब और ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी एनडीए की सरकार की? क्योंकि अब सबके हाथ में मोबाइल है, अवेयर है और इस बार वोट कहीं न कहीं इस पे भी दिया गया जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भी पलायन के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, इंजीनियरिंग पे बात की। देखिए, जब प्रशांत किशोर शुरू-शुरू में डिसाइड करके गए थे कि वो बिहार की राजनीति को बदलेंगे, बिहार में जाएँगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को बताएँगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो मीडिया भी और लोग भी उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि बिहार ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। आप खामख़ा अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। फिर भी उन्होंने ऐसा बोला भी और करा भी। 3 साल उन्होंने अपने जो हैं वो बिहार में पदयात्रा करी, गाँव-गाँव तक गए। उन्होंने 2-3 मुद्दे जो हैं वो मेन रखे गए। सबसे पहला उन्होंने पलायन का रखा, फिर बेरोज़गारी का रखा, तीसरा उन्होंने शिक्षा का रखा और चौथा उन्होंने सेहत सुविधाएँ जो हैं उनको बेहतर करने का रखा। पर मुझे लगता है कि देखने को तो ये ऐसे लग रहा था कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो लोगों को एकदम लोगों के दिलों को छू रहे हैं। उस हिसाब से ऐसा लग रहा जैसा रिज़ल्ट आज आया है, ऐसा रिज़ल्ट कई लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये प्रशांत किशोर जी जो हैं वो सीट ले जाएँगे और उनकी जो जनसुराज पार्टी है वो जीत जाएगी। ऐसी आंधी ऐसा जो सीटों की आंधी है वो सोचा उनके बारे में गया था और या फिर उसका रिजल्ट नहीं बिल्कुल, आया तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि अमन जी, लोगों के बिल्कुल अमिताभ जी आपके पास आऊँगा आपकी बात हमारे साथ राजनीतिक जानकार संदीप चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। किस तरीके से ओवरऑल इस जीत को देख रहे हैं एनडीए की जिस तरीके से जीत उसको मिलती हुई नज़र आ रही है, 2010 का भी रिकॉर्ड वो ब्रेक करती हुई दिख रही है। अमिताभ जी आपको आपके पास लौटूँगा संदीप जी की बात। देखिए, वाक़ई एक चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। ऐसी किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि आरजेडी का ग्राफ या आरजेडी अलायंस का ग्राफ एकदम से ज़मीन पर गिर जाएगा और जेडीयू और बीजेपी का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलेगा। क्योंकि ऐसा दौर आपने जब राम मंदिर का दौर था, जब ऐसा नहीं हुआ, जब रथ यात्रा अडवाणी साहब ने निकाली, तब बिहार में ऐसा नहीं हुआ। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनकर के आए और उन्होंने ऐसी घोषणा की पूरे देश में अगर किसी कठपुतली को भी टिकट दे दिया वो भी बीजेपी से जीत करके आ गया तब भी बिहार में इस तरीके का जादू नहीं चला। तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाली चीज है कि ऐसा क्या हुआ बिहार के अंदर, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि सभी को नौकरियां मिल गई या स्पोर्ट्स में कुछ खेल की राजधानी बन गई, ऐसे स्टेडियम बन गए कि युवा साथ चल पड़ा, या महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके का हो गया बिहार के अंदर के महिलाएं बिल्कुल सरकार के पीछे लामबंद हो गई। ऐसा क्या हुआ जो पूरा चुनाव बदल गया? या फिर हमारे देश का जो राजनीति है, जो देश का चुनाव है, वो ठीक चुनाव से पहले कुछ इस तरीके का लोगों की जेब में डाल दीजिए कि चाहे व्यापार उद्यमी बना करके नाम पर डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए, क्या उससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? तो इन चीजों का अभी विश्लेषण होगा, समय लगेगा। लेकिन आज की सबसे चौंकाने वाली चीज ये है कि बीजेपी और जेडीयू ने सबका सफाया कर दिया है और आंकड़े और टेबल देख के ऐसा लगता है जैसे ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस जेडीयू हो गया है, क्योंकि वही 2-4-10 सीटों से आगे पीछे उन्हीं में शुरू से आखिर तक फाइट चल रही है। बिल्कुल, अमिताभ जी बिल्कुल, संदीप जी तो बिल्कुल कह रहे हैं जो अभी मैंने आपसे पूछा भी था जो भूपेश बघेल, अजय राय जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कि आप जिस तरीके से पहले चुनाव से पहले लोगों के खाते में डालेंगे, कहीं न कहीं आप एक तरीके से आप उनको लुभा रहे हैं, उनको फ़ायदा दे रहे हैं। आपका इस पे क्या रिएक्शन है, क्या टेक है? अमिताभ जी। सारे 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 लोग कर रहे हैं, ये तो लगातार हो रहा है और लगभग अब हर प्रदेश में हो रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है। इन्होंने खुद भी जो वादे किए हैं इनसे बढ़ चढ़ के वादे किए थे। तो जब मौका होता है उस वक्त तो ये तो अब ट्रेंड बन गया है, कुछ भी उसमें चौंकने वाली बात नहीं है। सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसे ही कोशिशें कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। और ये दूसरी कहीं बात न की कहीं ये अमिताभ जी लेकिन ये फिर कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए तो ठीक नहीं है ना? आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो किया गया है रोजगार देने के, रोजगार एक क्रिएट हो इसके लिए दिया गया था। उन्होंने बहुत सही जो है उसके लिए मुद्दा बना करके दिया था पैसे। ऐसे थोड़ी था कि जैसे वो कांग्रेस ने घोषित किया था कि 72,000 साल का हम सबको दे देंगे, हर परिवार को दे देंगे। ऐसा भी नहीं कहा गया था कि मुफ्त का दे देंगे। ये तो दिया गया है कि आप जीविका का साधन पैदा कीजिए, उसके लिए हम आपको दे रहे हैं और इसके और आगे देंगे।
ओवरऑल आप कम से कम आधी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा अगर वोटर हैं तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में, जिसमें आप जीविका की बात करें 1 करोड़ 20 लाख के आसपास वो आंकड़ा है लगभग, उनके खाते में गए। ओवरऑल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क तो डाला है और घर में इस बात का चर्चा हुई होगी। हाँ हाँ, तो ठीक है भाई, जब एक दल कह रहा है कि हम 20,000 रुपया देंगे, आते ही हम देंगे, कोई और कुछ वादे कर रहा है, तो इन्होंने भी किया है। इस तरीके को हम पसंद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो डाला, उन्होंने जो पैसे दिए, उन्होंने रास्ता निकाला। रोजगार के लिए हम दे रहे हैं, ऐसे ही मुफ्त में हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक अपना टेक्निक डाल करके उसको सही रास्ते से उन्होंने दिया, उसको आप काउंटर नहीं कर सकते। संदीप जी, या आप मानते हैं जो अमिताभ जी जो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं? तो मेरे हिसाब से तो फिर सारी सरकारें कर रहे हैं, फिर एक दूसरे में फर्क ही क्या रहे? जनता इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है और अपने फायदे के लिए तो फिर आप बाकी चीजें कर रहे हैं। नो डाउट बड़ा अच्छे काम हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम की, मैं धन्यवाद देता हूं चुनाव आयोग के ज्ञानेश्वर जी को, जिन्होंने 65 लाख वोट काटे, 21 लाख जोड़े, फिर जो 10,000 महिलाओं के खाते में गए, तो ये तमाम चीजों पर अब चर्चाएं होंगी। जी जी अमिताभ जी बोलें आप। देखिए, आप 65 लाख वोट काटे बात को अगर कह रहे हैं ना, देखिए मीडिया का कर्तव्य मैं है। नहीं कह रहा हूं, मैं अमिताभ जी मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष का आरोप है। भाई, जब जो बात गलत है और सुप्रीम कोर्ट तक में उसको गलत साबित जी जी किया जा चुका है, तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसी बात को, अगर गलत बात है, चूंकि किसी नेता का नाम कोई नेता गलत कह रहा है, तो हम उसको आगे प्रसारित नहीं नहीं, करेंगे ना। मैं बहुत 10 लोगों जिम्मेदार से कहना के है साथ, नाम के साथ कह रहा हूं अमिताभ जी, उन्होंने आरोप लगाए तो सवाल पूछना हमारा आपका दोनों का फर्ज है। भाई, अब पाकिस्तानी नेता कोई कहता है कि कश्मीर हमारा है और हम उसको प्रसारित करें, नहीं तो नहीं नहीं, हमारी गलती पाकिस्तान का मसला अमिताभ जी यहाँ अलग है। यहाँ बिहार चुनाव की बात हो रही है, यहाँ एसआईआर की, पाकिस्तान के सारी मुल्क की है। बात होगी, जब कश्मीर की बात होगी वहां देश एकजुट होगा, लेकिन बिहार की जब राजनीति की बात होगी, परिणाम की बात होगी, तो वहां मामला दूसरा होगा अमिताभ जी। भाई, अपने यहाँ पे ले लीजिए ना, जी कि जी आप 2002 के दंगों में मोदी को जब बरी कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया, उसके बाद भी कांग्रेस का नेता आरोप लगाता रहता है और चैनल उसको बार बार प्रसारित करता है। तो नहीं चैनल नहीं, की जिम्मेवारी, मीडिया की जिम्मेवारी क्या है? गलत चीजें नहीं प्रसारित हों। बिल्कुल हमें अपने अपने इस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम बिल्कुल गलत बिल्कुल चीजों का समर्थन नहीं कर सकते बिल्कुल हैं। रिएक्शन लेते हैं इस पे, संदीप जी का रिएक्शन लेते हैं, फिर अमिताभ जी आते हैं आपके बार बार पास। आप कह संदीप रहे जी हैं ना, ये हमारा मैसेज गलत जाएगा जनता के बीच। नहीं, मीडिया की बिल्कुल जिम्मेवारी है, देखिए उसका हमें पालन बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ेगा। संदीप जी। देखिए अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि टीवी चैनलों को गलत खबरें प्रचारित नहीं करनी चाहिए और जिन्होंने गलत किया है या झूठ बोला है वो चीजें दिखानी चाहिए। मैं बाकी का लेकिन तो अमिताभ संदीप जी, जी नहीं मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन राज टीवी हमेशा सच के साथ दिखाया और अपनी जिम्मेदारी के साथ दिखाया। कभी हम ऐसी जी कोई खबरें ना बिल्कुल स्क्रीन पे बिल्कुल चलाते हैं, ना हम उस नहीं, पर चर्चा राष्ट्र करते राष्ट्र टीवी की हम तारीफ करते हैं कि राष्ट्र टीवी ने ना तो ये बात दिखाई कि भारतीय सेना लाहौर में घुस गई है, ना राष्ट्र टीवी ने ये बात दिखाई कि अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है, ना राष्ट्र टीवी ने ऐसी कोई झूठ भी दिखाने की कृपा की। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्र टीवी का। लेकिन तथाकथित बड़े चैनलों ने बहुत कुछ नहीं झूठ आप परोसा है। लौटते हैं मुद्दे पे संदीप जी, वक्त की हाँ कमी है, आप और भी जगह जाएंगे। बिहार चुनाव पे जो बिल्कुल। अमिताभ जी ने कहा, उस पे आप क्या कुछ कह रहे थे? देखिए, वो बिहार बात चुनाव करते की, अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो खाली एक ये वाला फैक्टर कि भाई 10,000 रुपए दे दिए, इसके दम पर ये सरकार नहीं बनी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्ष है उसका भी फेलियर है, क्योंकि विपक्ष में भी कहीं ना कहीं दिलों में दूरियां थी। और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे तेजस्वी यादव, उनके परिवार को जंगल राज से लगातार जोड़ा गया, मीडिया में वो खबरें चलती रही और वो एक तरीके से जख्मे कुरेदने वाली बात थी। और मैं ये मानता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस कहने को तो जरूर साथ थी, लेकिन दिल मिले हुए नहीं थे। कांग्रेस आखिर तक ज्यादा सीटों के लिए लड़ती रही और कहीं ना कहीं वो सब चीजें हमें रिजल्ट में दिखाई दी। उसके विपरीत ये चीजें थी कि जहां बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, दिलों में फर्क इनके भी था, सीटों में बंटवारे को दिक्कत इनकी भी थी। नीतीश जी हैरान थे कि तेजस्वी को इतनी सीटें क्यों दी जा रही हैं, जबकि वो समझ रहे थे अगर ज्यादा सीटें तेजस्वी को दी जाती हैं
तो कहीं ऐसा ना हो बीजेपी और चिराग पासवान ही मिलकर के सीट सरकार बना ले। तो ये डर कहीं ना कहीं जेडीयू के दिमाग में भी था और वो सच होता दिखाई दे रहा है। ये जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी और चिराग पासवान की सीटें इतनी हो जाएं कि वो 122 को टच कर जाएं। तो अभी देखना पड़ेगा, हमें उतार चढ़ाव हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी तो हम नीतीश कुमार को ही ये भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सरकार सीएम, बनाने के पीछे मुख्यमंत्री के रूप कई में। और कारण भी रहे। जिस तरीके से पैसा दिया गया, जिस तरीके से सुशासन बाबू की छवि नीतीश कुमार की बनी, नीतीश कुमार किसी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं है, वो बाहुबली नहीं है, कई चीजें थी जो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित हुई और आरजेडी के लिए या तेजस्वी के लिए मुश्किल हुई। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या कारण रहे जो तेजस्वी अपना पूर्व का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अमिताभ जी आपके पास लौटूँगा, अमन जी के पास चलता हूँ। अमन जी, कांग्रेस की जो सीटें हैं, राहुल गांधी को वो नेता मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री के ख्वाब बुन रहे हैं। क्या ये परफॉर्मेंस, जहां उन्होंने एक रैली भी की, पदयात्रा भी की और मैसिव लेवल पे जाके, और जब-जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने टारगेट किया, चाहे चौकीदार चोर कहा हो, चाहे वोट चोर कहा हो, तब तक कांग्रेस और हाशिए पे गया है। ये जो नंबर दिखा रहे हैं 5, हो सकता है शाम तक और कम हो जाए। किस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस का भविष्य, और बिहार में तो और संकट के बादल उनके सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की एफर्ट्स तो अच्छे ही करते हैं वो। जैसे उन्होंने अभी इलेक्शन के दौरान उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा, उन्होंने वोट चोरी, गद्दी छोड़ वाली बात करी, उन्होंने वोट चोरी का प्रूफ भी दिखाया, वो ब्राजील मॉडल के फोटो यूज कर करके किसी कैसे वोटर आईडी लोगों के बनाए हुए हैं और कैसे उन वोटर आईडी पे लोगों ने गलत वोट किए होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सामने लाना कोई आसान बात नहीं है। वो भी तब जब पूरी सरकार, पूरा तंत्र जो है वो आपके खिलाफत में खड़ा हो जाए, पूरा मीडिया आपकी खिलाफत में खड़ा हो जाए, तब इतनी बड़ी बात कहना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको प्रूव करना, वो बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं उनकी कमी रह जाती है, क्योंकि बिहार इलेक्शन के दौरान भी अगर महागठबंधन में वो जुड़े थे तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ, तो उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहिए था। जैसे आपने देखा कि कुछ रैलियों में, कुछ जब उन्होंने पद यात्रा शुरू करी तो उस दौरान वो दोनों साथ में थे, तेजस्वी और राहुल की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद वो गायब सा हो गए बीच में। जब से बिहार इलेक्शन शुरू हुआ उसके बाद फिर एकदम से आ गए और फिर कुछ-कुछ रैलियों में वो तेजस्वी के साथ नज़र आए। सीट बँटवारे को लेके वो हमेशा ही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, जबकि जितनी सीटें मिलती हैं उतनों पे भी जीत जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे शायद जहाँ उनके जो लोग हैं उनमें कमी, उनके एफर्ट्स में कमी हो सकती है, पर हो सकता है कि राहुल गांधी ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हों जितनी दिख रही है। उसके कारण वो अकेले तो अपनी कांग्रेस पार्टी की नैया जो है वो पार नहीं लगा सकते। कांग्रेस का तो अब ये हाल हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तेजस्वी का जो बिल्कुल। पिछला परफॉर्मेंस था उसको भी अभी मुझे लगता है कि जो बिगाड़ पड़ा है, हो सकता है कि ये कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इसीलिए जो महागठबंधन की सीटें थोड़ी और पछड़ गई हैं। तो ये चीजें हैं कि देखने के लिए तो देखिए ग्राउंड लेवल पे तो कुछ और ही नजर आ रहा था। ग्राउंड लेवल पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसे आंधी आ जाएगी और जो एनडीए है ऐसे पूरी की पूरे सीटें ले उड़ेगी। पर ये इतना तो अमित शाह जी को भी अंदाजा नहीं था कि वो 200 पार कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपर टारगेट जो दिया वो 160 सीटों का दिया था कि हम 160, और जैसे आपको पता है वो एक बार बोले थे कि हम तो 90 पार जाएंगे, तब भी उनकी 90 नहीं आई थी। ये चीज है, बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंट तो एनडीए भी नहीं था, ना जेडीयू ना भाजपा। पर ये जो चीजें हुई हैं, हो सकता है इसमें जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी होती है, 2.5 लाख 3 लाख वोट सर्कुलेट किए जाते हैं जहां पे भी इलेक्शन होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब बातें निकल के आए, जब ऑपोजिशन वाले क्वेश्चन रेज करें, तो ऐसा ही हो कि वो जो 2.5 लाख 3 लाख वोटरों की बात हो रही थी कि वो वोटर्स जो हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं तो वहां चले जाते हैं, हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तो वहां चले जाते हैं। अब बिहार में इलेक्शन हुए हैं, हालांकि एसआईआर भी हुआ है, वोट कटे भी हैं, उसके बावजूद भी इतना जो रिजल्ट है, बम्पर वोटिंग हुई है, इतनी सीटें एनडीए ले गई है। तो जरूरी नहीं कि सब लोग यही समझे कि इसके पीछे भाजपा की मेहनत है या फिर अमित शाह जी की रणनीति है। उन्होंने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से तैयार करी है इलेक्शन की। कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे,
अपोजिशन भी ऐसा बोलेगी कि नहीं जी ये तो वोट चोरी करके आ गए हैं, ये तो इसलिए आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी। और इलेक्शन कमीशन ने वाकई में जैसे ये जो 10,000 वाली किस्त दी गई है तब आचार संहिता लगी हुई थी, उसके दौरान उन्होंने 10,000 अकाउंट्स में डाले हैं लोगों के, फिर भी इलेक्शन कमीशन चुप रहा। जब वोट चोरी की बात हुई, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस मुद्दे पे भी जो इलेक्शन कमीशन है वो चुप रहा। जब सम्राट चौधरी पे इतने सारे ब्लेम लगाए हैं जनसुराज के नेता ने, फिर प्रशांत किशोर ने, तब भी वो चुप रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो 7 मर्डर करके अपना 3 बार उन्होंने जो एफिडेविट है उसमें चेंजेस करी हैं, अपना नाम चेंज करा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करी है। तो ये कितना बड़ा अपराध है। आप अपराधियों के साथ खड़े हो। ललन सिंह जाके अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए प्रचार कर रहे थे मोकामा में, जब वो जेल चले गए थे। उन्होंने बोला कि अनंत सिंह के लिए मैं प्रचार करूंगा, उसकी बात मैं संभालूंगा। तो ये जो बाहुबलियों की इतनी झड़ी लगा दी भाजपा वालों ने या जेडीयू वालों ने, उनको टिकटें बांट दी इतनी, वो जीत के भी आ गए। अनंत सिंह आपने देखा कि कितने अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर आपराधिक छवि जो है उसको कोई उजागर कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन चुप थी, तो इस चीज को भी भाजपा की या फिर एनडीए की जीत के साथ जोड़ा जाएगा कि क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो हैं वो इनका साथ देती हैं, इसलिए भी इनकी जीत हो जाती है। ये चीजें भी हैं। बिल्कुल, बड़ा सवाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति को हम साफ-सुथरा करने आए थे और कहाँ हम फँसते जा रहे हैं, वही कहावत अब इन पे फिट बैठती है। हमारे साथ राजनीतिक जानकार डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं। किस तरीके से ओवरऑल आलोक जी आप देख रहे हैं पूरे एनडीए के परफॉर्मेंस के और खास करके गठबंधन में तेजस्वी के फ्यूचर को लेके आप क्या कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी